आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी जो रोली पुस्तक है उसका, वैसे तो आपकी बुक में 12 नंबर पर चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको 10 नंबर दिया है। घना पक्षी विहार, हमने 1-2 चैप्टर है वो बीच में छोड़ दिए थे, इसलिए इसको मैंने 10 नंबर दिया है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज घना पक्षी विहार के बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसका परिचय देना चाहूँगा कि ये कहाँ है और किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है, किस प्रकार इसको बनाया गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये राजस्थान राज्य के, जो हमारा राजस्थान राज्य है उसके भरतपुर जो जिला है, भरतपुर के ज़िले के अंदर ये स्थित है। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से फेमस है या किस प्रकार की किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए नाम से ही है, घना पक्षी विहार। पक्षी विहार यानी कि पक्षियों के लिए एक ये क्या है, भ्रमण का स्थान है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे देशों से, यानी कि सुदूर साइबेरिया से, अफ़गानिस्तान से, कजाकिस्तान से, रूस से, अनेक देशों से यहाँ क्या है, पक्षी आते हैं और सर्दियाँ बिताने के लिए आते हैं। यानी कि सर्दियों में ये यहाँ आते हैं और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब वर्षा, पहली वर्षा होती है हमारे देश में जुलाई के अंदर, तब से ये आना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके बाद में धीरे धीरे यहाँ आ कर के ये क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और बच्चों को जन्म देने के बाद में जैसे ही वो उड़ने लायक हो जाते हैं, खाने पीने लायक हो जाते हैं, तो सर्दियां ख़त्म होने के बाद में ये क्या करते हैं, अप्रैल या यूँ कह सकते हैं हम मार्च अप्रैल के अंदर यानी ये वापस क्या कर देते हैं, अपने देश से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, यहाँ कुछ ये कह सकते हैं कि बच्चों को जन्म देने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र का जो वातावरण है या जो पर्यावरण है वो बच्चों को जन्म देने के लिए बहुत ही उनके लिए अनुकूल है। अब इसकी बात करेंगे कि ये किस प्रकार किसने बनाया। तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि भरतपुर के जो नरेश थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने 1 शताब्दी पूर्व यानी कि 100 साल पहले उन्होंने इसको अपने शिकार के लिए बनाया था। यानी कि ये एक तरह से क्या है, शिकारगाह है। शिकारगाह का मतलब होता है जहाँ पर शिकार करने के लिए जो स्थान बनाया गया था वो था। तो इसमें एक कुछ शिलालेख भी मिले हैं जिनके अंतर्गत ये बताया गया है कि उस फलां राजा ने और एक दिन के अंदर ने इतने और क्या नाम पक्षियों का क्या किया, शिकार किया। तो ये जो राजा महाराजा थे वो अपने शौक के लिए क्या करते थे, इस प्रकार के जंगलों को बनाते थे और वहाँ पर बाद में क्या करते, राजकुमार राजकुमारी, राजा रानी क्या करते थे, शिकार करने के लिए जाते थे। अब इसका घना नाम क्यों पड़ा? इसका नाम है केवलादेव। केवलादेव घना पक्षी विहार। तो घना पक्षी, घना का मतलब है सघन, जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ों की मात्रा हो। ठीक है। अब घना केवलादेव, केवला यानी कि केवलादेव, केवला नाम का केवलादेव अर्थात यहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा केवलादेव पक्षी विहार। अर्थात भगवान शिव का मंदिर होने के कारण इसका नाम ये पड़ा था। अब देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया तो क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने इसको 13 मार्च 1956 को क्या कर दिया गया, इसको पक्षी अभयारण्य नाम से घोषित कर दिया गया। यानी कि ये एक ऐसा अभयारण्य अर्थात जिसमें कोई भय नहीं है, ऐसा वन बना दिया गया, सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही देश पर
अब ये तो राज्य की बात हो गई। जब देश की नज़र पड़ी कि हमारे देश में एक ऐसा पक्षी विहार है, एक ऐसा अभ्यारण्य है, तो जो केंद्र सरकार है हमारी भारत सरकार ने 27 अगस्त 1981 को इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, ये विश्व में प्रसिद्ध हो गया। आज यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया। यानी कि ये क्या है, विश्व की धरोहर है प्यारे बच्चों, जिसको कभी भी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर विश्व के अनेक देशों से पक्षी है वो क्या करते हैं, प्रजनन करने के लिए आते हैं। और जैसे ही उनका बच्चों का जन्म हो जाता है, वो बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में क्या कर देते हैं, ये धीरे धीरे अपने देश वापस चले जाते हैं। अब इसके बारे में ये कैसे पता चला है कि ये विश्व के अनेक देशों से आते हैं, तो बताते हैं प्यारे बच्चों कि वहाँ पर जो पक्षी आते हैं उनके यहाँ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो छल्ला होता है वो उनके पैरों में बांध दिया जाता है और वो छल्ले पर जो स्थान है वो अंकित कर दिया जाता है। तो ऐसा देखा गया कि यहाँ से जो पक्षी उड़ा था वो कहाँ मिला, रूस में जा कर के मिला। तो इसका मतलब है ना, दूरी को ये पार करके यहाँ पर आते हैं और जैसे ही इनके बच्चों का प्रजनन हो जाता है, जन्म हो जाता है, उसके बाद में ये वापस अपने देश चले जाते हैं। यहाँ पर अनेक पक्षी पाए जाते हैं और अब इसके अंदर है ना सरकार की नज़र रहती है, विश्व की नज़र रहती है और अनेक देशों की नज़र है। हर व्यक्ति इस पर है ना नज़र रखता है। आज कोई भी व्यक्ति है ना यहाँ पर शिकार नहीं कर सकता। यहाँ की जो ऐसी है ना वो क्या नाम घास उगती है प्यारे बच्चों, जिसको खा करके ये पक्षी क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब हम अपनी है ना पुस्तक के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब हम पुस्तक के माध्यम से इस पाठ को पढ़ेंगे कि राजस्थान राज्य में स्थित भरतपुर का पक्षी जो घना पक्षी विहार है देश विदेश के पक्षियों के क्रीड़ा स्थल के रूप में विख्यात है। यानी कि क्रीड़ा का स्थल, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल और खेल स्थान का मतलब जगह। यानी कि कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देश विदेश के जो पक्षी होते हैं वो यहाँ पर क्या करने आते हैं, खेलने के लिए या अपना जीवन एक तरह से सरल करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह विश्व के श्रेष्ठतम पक्षी अभ्यारण्यों में से एक गिना जाता है। यानी कि विश्व के, आज ये एक राजस्थान राज्य का या भरतपुर क्षेत्र का ये न रह करके एक विश्व की क्या हो गई है, धरोहर हो गई। इसलिए विश्व के जो प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य हैं, यानी पक्षियों के लिए जो अरण्य बनाए गए हैं, वन बनाए गए हैं, वो उनमें से इसको गिना जाता है। तथा हमें पक्षी की घुमक्कड़ प्रवृत्ति की जानकारी देता है। घुमक्कड़ का मतलब होता है घूमना, कि कहां कहां पर कैसे कैसे पक्षी क्या करते हैं, घूमते हैं। क्या घूमते भी हैं पक्षी, तो इसकी जानकारी हमें यहाँ इस पक्षी अभ्यारण्य से मिलती है। हजारों विदेशी पक्षी प्रतिवर्ष एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार न जाने कब से यहाँ आ रहे हैं। यानी कि इतिहास में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन उससे पहले भी शायद यहाँ पर पक्षी आते रहे हैं और इसके बारे में इतनी पूर्णतया जानकारी नहीं है कि कब से आ रहे हैं। उन्हें न किसी प्रकार के पारपत्र की आवश्यकता होती है। पारपत्र जानते हो, वीजा, कि हमें एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए एक व्यक्ति को क्या चाहिए, वीज़ा चाहिए और पासपोर्ट चाहिए। और उसके लिए तो यहाँ पर जो पक्षी आते हैं उनको ना तो किसी वीज़ा की आवश्यकता है और ना कोई पासपोर्ट की आवश्यकता है। तो पारपत्र होता है पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट
और ना किसी को क्या है पासपोर्ट की आवश्यकता है, ना कोई वीजे की आवश्यकता है, ना किसी कोई वीज़ा चाहिए, ना कोई पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक देश में दूसरे देश से जाने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए, पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं है। और नहीं कि किन्हीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का पालन करने की। वे तो यही कहते दिखाई देते हैं कि हम स्वतंत्रता के जाए हैं, मुक्त हमें रहने दो, जीवन की धारा में हमको आत्मभाव से बहने दो। बिल्कुल सही बात कही है। जो भी पंक्तियाँ लिखी हैं कवि ने, उन्होंने ये एक पक्षी की मतलब उनकी अंतरात्मा की बात कही है कि हम तो स्वतंत्रता में जाए, अर्थात स्वतंत्रता के अंदर उनका जन्म हुआ है, मुक्त हमें रहने दो, यानी कि हमें क्या मत बनाओ, बंदी मत बनाओ, हमें पिंजरे में मत डालो। जीवन की धारा में हमको आत्मभाव से बहने दो, यानी कि जो हमारा भाव है, स्वतंत्रता का भाव है, आज़ादी का भाव है, उसमें ही हमें क्या करने दो, बहने दो, हमें जीने दो। घना पक्षी विहार में केवला देव नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। इसके अंदर भगवान शिव का एक क्या है, प्रसिद्ध प्राचीन बहुत ही पुराना मंदिर है। इसलिए इस गहन वन का पुराना नाम केवलादेव का घाना या घना आज भी प्रचलित है, कि इसको केवलादेव का घाना भी कहते थे। केवलादेव का कई जगह घना लिखा हुआ है, कई जगह घाना लिखा हुआ है, तो ये घाना या घना है, इस नाम से आज भी ये प्रचलित है और पुराने समय से लेकर के आज तक इसी नाम से ये प्रसिद्ध है। एक शताब्दी पूर्व भरतपुर नरेशों द्वारा इसे एक आखेट वन का मैंने बताया था आप लोगों को कि आखेट का मतलब होता है शिकार और वन का मतलब होता है जंगल, यानी कि जंगल के लिए जो भरतपुर के नरेश थे, शिकार के लिए इन्होंने क्या बनाया था, इस जंगल का रूप विकसित किया था। 29 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र को छोटे छोटे बांधों में, यानी कि बांधों में इसको विभाजित किया। इसमें शिकारगाह एवं कच्ची पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया है। प्यारे बच्चों, आप है ना यूट्यूब पर सर्च मार करके देखना, वहाँ पर आपको इसके बहुत सारे वीडियोज़ है ना वो मिल जाएंगे, जिसमें है ना पूरा का पूरा क्षेत्र का है ना, और इसमें वीडियो पर आप अच्छे से देख सकते हैं, और समय मिले तो इसको जा कर के देख भी आना। तो प्यारे बच्चों, मैं बता रहा था कि ये क्या है, एक शिकारगाह है, यानी कि ये एक ऐसा जंगल है जो राजा महाराजाओं ने अपने लिए विकसित किया था, जिसको अपने शौक के लिए, क्योंकि वो क्या करते थे, अपने शौक में और पक्षियों का शिकार करते थे या जानवरों का शिकार करते थे। तो यहाँ पर कच्ची पक्की सड़कें हैं। उस काल में भी मुर्गाबियों का बड़े पैमाने पर शिकार होता था। मुर्गाबियों अर्थात एक मुर्गा जैसा एक पक्षी होता है, उसका नाम होता है मुर्गाबी। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन मुर्गाबियों का प्राचीन काल से ही शिकार होता रहा है, ऐसा माना गया है। एक शिलालेख मिला, शिलालेख का मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ। पक्षी विहार में लगे एक शिलालेख में सन 1902 से लेकर के 1964 तक शिकारगाह का इतिहास लिखा हुआ है। 12 नवंबर 1938 को यहाँ एक ही दिन में 12 नवंबर 1938 को एक ही दिन में 4273 निरपराध, जिनका कोई अपराध नहीं था, पक्षियों का बेरहमी से शिकार किया गया था। यानी कि ये एक बहुत ही काला दिन है, जिस दिन प्यारे बच्चों 12 नवंबर 1938 को जब राजाओं का राज था, ऐसा ही वहाँ पर एक शिलालेख लिखा हुआ है जिस पर लिखा गया है
कि 4273 पक्षियों का क्या किया गया था, शिकार किया गया था। तो जो बेचारे निरपराध थे, जिनका कोई अपराध नहीं था, लेकिन शौक, एक चाह, एक मतलब है ना, ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक खेल था, लेकिन 4273 जानों पक्षियों की, बेचारों की जान ले ली गई एक ही दिन में। अब प्यारे बच्चों, अपनी जो पुस्तक का है वो दूसरा पेज पलटिए। अब दूसरे पेज को हम पढ़ेंगे। हाँ, देश के स्वतंत्र होने पर पक्षियों को बचाने की आवश्यकता अनुभव हुई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ऐसा महसूस किया गया, अनुभव किया गया कि अब क्या करना चाहिए, हमें पक्षियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनकी जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए राजस्थान, हमारी जो राज्य सरकार है, राजस्थान सरकार ने 13 मार्च 1956 को, 13 मार्च 1956 को इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। पक्षी अभयारण्य, अभय बिना डरे, अभयारण्य, और अरण्य का मतलब होता है वन, यानी कि ऐसा वन घोषित कर दिया गया जिसमें किसी प्रकार का कोई भय न हो। और ये किसके द्वारा घोषित किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा। तभी से यह पक्षी विहार पक्षियों के संरक्षण, बचाव, प्रजनन यानी कि जन्म, बच्चे पैदा करना एवं अध्ययन के लिए, बहुत सारे लोग हैं पक्षियों पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों। उनकी क्या नाम है, उनके खाने पीने के बारे में, उनके हर चीज़ के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में। एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसका नाम था सालिम अली, जिन्होंने अपनी पुस्तक में कम से कम 400 प्रकार के पक्षियों के बारे में सचित्र वर्णन किया है। यानी कि सालिम अली एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 400 प्रकार के पक्षियों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनके रंग रूप के बारे में, उनकी हर हॉबीज़ के बारे में उन्होंने सचित्र वर्णन किया है। तो जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, वहाँ पर उनकी बाकायदा फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, बहुत सारी फ़ोटो लगी हुई हैं। उनके कार्यों के बारे में वहाँ बहुत कुछ लिखा गया है। तो एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, पक्षियों के नाम कर दिया। तो आगे बता रहे हैं कि यहाँ पक्षियों के अध्ययन के लिए संरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ पशु पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है शिकार नहीं कर सकता। 27 अगस्त 1981 को, 27 अगस्त 1981 को भारत सरकार द्वारा इसे पक्षी अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि अब ये क्या बन गया, केवल राजस्थान का नहीं बल्कि क्या हो गया, ये राष्ट्रीय बगीचा बन गया। उद्यान का मतलब होता है बगीचा, यानी कि वही बात है कि राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के रूप में ये जाने लगा। और सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर पक्की दीवार बनाई गई, यानी कि पूरा का जो क्षेत्र है उस पर क्या कर दी गई, उसके चारों ओर क्या कर दी गई, पक्की दीवार बना दी गई। और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया, जो मैंने आप लोगों को बताया। यानी कि विश्व की, अब ये क्या हो गया, एक विश्व की धरोहर हो गया। धरोहर होती है विरासत, यानी कि ऐसी चीज़ जो आने वाली पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी क्या करके दे के जाएगी। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि केवल यहाँ हमारे लिए ही ये चीज़ें नहीं हैं, आने वाले जो भविष्य के अंदर जो बच्चे पैदा होंगे, जो व्यक्ति आएंगे उनके लिए एक ये हमारी तरफ से क्या होगी, एक अमानत होगी। उनके लिए एक ये क्या है, विश्व के लिए एक धरोहर है, एक बहुत अच्छी चीज़ है।
राज्य के वन विभाग की ओर से यहाँ पक्षियों की देखभाल के लिए कर्मचारी नियुक्त हैं, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पर जो अफसर होते हैं या जो लोग यहाँ की देखभाल करते हैं उनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। कहने का मतलब ये है वहाँ पर उनको नौकरी दे करके रखा जाता है। वे पशु पक्षियों की देखभाल के अतिरिक्त पर्यटक यानी कि जो सैलानी आते हैं या टूरिस्ट कह सकते हैं को आवास, यातायात, अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन तथा छायाकारों को चित्र खींचने की सुविधा प्रदान करते हैं। छायाकार यानी फोटोग्राफी करते हैं, उनको बोलते हैं छायाकार। तो उनको क्या करते हैं, ये सुविधा मुहैया कराते हैं यानी कि उनको सुविधा देते हैं। पर्यटकों के भ्रमण हेतु पक्षी विहार में 40 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनी हुई है, यानी कि पर्यटकों के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए वो घूमते हैं तो उनके लिए क्या चाहिए, सड़क चाहिए। तो यहाँ 40 किलोमीटर की क्या बनी हुई है, सड़क बनी हुई है। पक्षी फोटोग्राफी की दृष्टि से घना पक्षी अत्यंत उपयुक्त स्थल है। रणथंभौर का जो अभ्यारण्य है प्यारे बच्चों, वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर अभ्यारण्य ये बाघ के लिए, और जो केवलादेव जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए, पक्षियों के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो पक्षियों की जो फोटोग्राफी मिलती है, वीडियोज़ मिलते हैं या यूँ कह सकते हैं उनकी फ़ोटोज़ मिलती हैं, वो सब की सब है इस स्थान से ही खींची जाती हैं। और बाघ की जितनी भी अच्छी फ़ोटो आती हैं वो रणथंभौर अभ्यारण्य से ही ली जाती हैं। तो बाघ है वो बाघ को बचाने के लिए रणथंभौर अभ्यारण्य, और पक्षियों को बचाने के लिए क्या है, घना पक्षी विहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनेक दुर्लभ यानी कि जिनको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता जल पक्षी यहाँ सरलता से कैमरे में कैद किए जा सकते हैं। जल पक्षी यानी कि जो क्या करते हैं, जल के अंदर ही रहते हैं। जो मुर्गा भी होता है ये एक जल पक्षी है, मुर्गा भी ये जल के अंदर ही पाया जाता है। आप देखना कहीं जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उनके अंदर है ना ये पाए जाते हैं, और मुर्गे जैसे ये आकृति के होते हैं।